गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग लोकस चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग लोकस को समझेंगे कि लोकस क्या होता है। उसके बाद हाउ टू राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ लोकस, इक्वेशन ऑफ लोकस को लिखने का तरीका सीखेंगे। लेकिन हम इस जगह पे आपको रोकना चाहते हैं कि हम लोग इक्वेशन ऑफ लोकस सिर्फ सीखेंगे, हम उस इक्वेशन को जज नहीं करेंगे अभी कि ये किस ज्योमेट्रिकल फिगर को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि अभी हम आगे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे तो हर एक फिगर का ज्योमेट्रिकल इक्वेशन से, हर एक फिगर को हम लोग ज्योमेट्रिकल इक्वेशन से सीखेंगे। उसके बाद फिर हम वहाँ से जज कर सकते हैं कि जो हमारे पास लोकस आ रहा है वो किस ज्योमेट्रिकल फिगर को रिप्रेजेंट करता है। बेसिक चीज़ें तो हम लोग जानते हैं कि फिगर कैसा होगा, या तो हमारे पास कोनिकल फिगर होगा, या सर्कुलर फिगर होगा, या स्ट्रेट लाइन बनेगा, या पैराबोलिक शेप देगा, एक्स वाई जेड कुछ भी। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ इक्वेशन को सीखेंगे कि क्या लोकस का इक्वेशन है, पर वो क्या ज्योमेट्रिकल फिगर रिप्रेजेंट करता है उस पर अभी हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि ये आगे का डिस्कशन है। जैसे जैसे हम टॉपिक में आगे बढ़ते जाएंगे, चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे, इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। आइए शुरू करते हैं लोकस को। लोकस तो लोकस इज अ पाथ ऑफ variable particle which moves under given geometrical condition और कंडीशंस। इस बात को समझना है कि ज्योमेट्रिकल कंडीशन के अंदर कोई भी पार्टिकल क्या पाथ ट्रेस कर रहा है, उसी पाथ को हम लोग लोकस कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, लोकस इज द पाथ ऑफ वेरिएबल पार्टिकल। जो भी वेरिएबल पार्टिकल होगा उसका पाथ को हम लोग लोकस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें इसके लिए, तो एग्जाम्पल सिंपल एग्जाम्पल है। मैं एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन बोल रहा हूँ कि अ पार्टिकल P मूव्स इन सच अ मैनर सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द टू फिक्स पॉइंट A एंड B आर ऑलवेज कांस्टेंट। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी पार्टिकल P इस तरीके से मूव कर रहा है कि A और B दो फिक्स पॉइंट से, ये फिक्स पॉइंट है और ये भी एक फिक्स्ड पॉइंट है, और ये आपके पास वेरिएबल पॉइंट है, ये मूव कर सकता है। तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल कंडीशन ये दिया हुआ है कि P पार्टिकल इस तरीके से मूव करे कि PA और PB हमेशा बराबर हो, देन व्हाट इज द लोकस। तो अगर मैं इसका मूवमेंट चेक करूँ तो एट किसी न किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये हमेशा ट्रायंगल ड्रॉ होगा, और ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, और मूवमेंट जो इसका होगा वो इस तरीके से होगा, क्योंकि यहाँ पे भी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर होगा। तो हम बोल सकते हैं कि लोकस ऑफ दिस वेरिएबल पार्टिकल P इज द साइड बाइसेक्टर ऑफ साइड AB, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड AB। दूसरा हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि लोकस इज द स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ये सिंपल एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है, तो इसका लोकस जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। लोकस इज स्ट्रेट लाइन। इस ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में हम लोग जानते हैं। इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, जिसके लिए मैं आपको ज्योमेट्रिकल कंडीशन बोल रहा हूं, क्वेश्चन के फॉर्म में बोलना चाह रहा हूं कि इफ अ पार्टिकल P मूव्स इन सच अ वे सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू R। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी वेरिएबल पार्टिकल P है, वेरिएबल पार्टिकल P
वो इस तरीके से मूव कर रहा है कि किसी भी फिक्स पॉइंट से, मान लेते हैं कि ओ इज द फिक्स पॉइंट, इसका डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होगा, दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू आर। तो अगर मैं इस पी का मूवमेंट चेक करता हूँ, इस पी पॉइंट का मूवमेंट अगर मैं चेक करूँ, तो ये पी पॉइंट इस ज्योमेट्रिकल कंडीशन के अंदर इस तरीके से मूव करेगा, है ना। तो अगर ये इस तरीके से मूव करेगा तो इसका जो लोकस बन रहा है, ये मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये ज्योमेट्रिकल फिगर सर्कल बन रहा है, तो ये ज्योमेट्रिकल फिगर किसका है? सर्कल का। क्योंकि ये सब फंडामेंटल फिगर है, हम लोग पहले से ड्रॉ करते आ रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन का डायग्राम कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसा होता है, सर्कल का ग्राफ कैसा होता है। इसका दूसरा मतलब ये भी समझ सकते हैं कि अगर मैं किसी भी स्टोन में को धागे से बांधकर धागे का एक छोर अपने हाथ से लेकर घुमाऊं, तो वो स्टोन जो पाथ कवर करेगा वो एक सर्कुलर पाथ होगा, सर्कुलर, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ कवर करेगा जिसका रेडियस हमेशा आर होगा। वही डायग्राम मैं यहाँ 2D में दिखा रहा हूँ। अब आइए, अब हम लोग सीखने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ वेरिएबल पॉइंट का हम इक्वेशन ऑफ लोकस कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसके कुछ एक स्टेप हैं, जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे, तो इस स्टेप को फॉलो अप करेंगे। इसी स्टेप के अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला स्टेप है, फर्स्ट ऑफ ऑल एज्यूम कोऑर्डिनेट ऑफ पी। कोऑर्डिनेट ऑफ पी हम लोग एज्यूम करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पी दैट इज h, k। कोऑर्डिनेट ऑफ पी को एज्यूम करेंगे। इसके बाद सेकेंड स्टेप है फाइंड आउट द ज्योमेट्रिकल कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन। फाइंड आउट ज्योमेट्रिकल कंडीशन और conditions given in the क्वेश्चन में जो भी कंडीशन गिवन है उसको फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद स्टेप थर्ड, कन्वर्ट गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन इनटू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कन्वर्ट गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन into algebraic expression and solve it। सॉल्व इट बोलने का मतलब क्या हुआ कि यदि एक्सप्रेशन में कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल है तो एलिमिनेट द एक्स्ट्रा वेरिएबल इफ एनी। एलिमिनेट एक्स्ट्रा वेरिएबल इफ एनी। कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएबल है तो उसको हमको एलिमिनेट करना होगा। एंड द लास्ट स्टेप इज स्टेप 4, replace h by x and k by y। h को हम लोग x से रिप्लेस करेंगे और k को y से रिप्लेस करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, जो मैंने एग्जाम्पल लिया था उसी को सॉल्व करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद हम इस बात को समझेंगे कि ये जो लिया हुआ एग्जाम्पल है और जो हमारे पास मेथड लिखा हुआ है उसको हम लोग कैसे रिलेट कराते हैं, समझना। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट P। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट P मूव्स इन सच अ वे such that its distance from origin
इज ऑलवेज आर, इज ऑलवेज आर। सेकेंड एग्जाम्पल जो मैं लिया था उसी को मैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ कि फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट P मूव्स इन सच ए वे सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इज ऑलवेज आर। तो फिक्स पॉइंट गिवन है, ओरिजिन होगा फिक्स पॉइंट और ये P वेरिएबल पॉइंट है ना, और हमको इसका लोकस निकालना है। ज्योमेट्रिकल कंडीशन गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल कंडीशन है कि OP मस्ट बी इक्वल टू R, कि OP जो होगा वो हमेशा R के बराबर होगा। मतलब क्या हुआ कि OP इस 2D स्पेस में कभी भी घूमेगा तो वो इस ज्योमेट्रिकल कंडीशन के साथ घूमेगा कि उसका डिस्टेंस हमेशा ओरिजिन से R के बराबर हो। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जब भी फिगर बनाएगा तो एक सर्कुलर फिगर बनाएगा तभी इसका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से हमेशा R होगा। तो इस सर्कुलर फिगर का इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि हम कैसे फाइंड आउट कर इस फिगर का इक्वेशन क्या होगा उसको लिख सकते हैं। अब आइए, अब हमको इस ज्योमेट्रिकल फिगर सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? पहला स्टेप मैंने आपको लिखाया था कि एज्यूम द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P H, K। तो P H, K का हम लोग कोऑर्डिनेट एज्यूम करेंगे। तो वेरिएबल पॉइंट है P, इसका कोऑर्डिनेट हम लोग लेंगे, वेरिएबल पॉइंट का कोऑर्डिनेट H, K। दूसरा मैंने आपको बताया था फाइंड आउट द ज्योमेट्रिकल कंडीशन। तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है कि OP जो होगा वो हमेशा R के बराबर होगा। OP बोलने का मतलब क्या हुआ? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन इज ऑलवेज इक्वल टू R। अब डिस्टेंस फार्मूला हम लोग को याद है कि डिस्टेंस फार्मूला जो हम लोग OP के लिए यूज करेंगे दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ। अब थर्ड स्टेप पे हम लोग आ रहे हैं, ज्योमेट्रिकल कंडीशन हमको पता है। अब उस ज्योमेट्रिकल कंडीशन को हम लोग कन्वर्ट करने किस में जा रहे हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो OP का डिस्टेंस हमको पता है कि OP का डिस्टेंस क्या होगा? 0 माइनस H का स्क्वायर 0 माइनस K का स्क्वायर इज इक्वल टू R। इसको सॉल्व करने के लिए इसको सॉल्व कर लेंगे, वही मैंने बोला है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिए। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, और इसको लिखा जा सकता है H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। नाउ लास्ट स्टेप, स्टेप 4 में ये करना है कि H को हम X से रिप्लेस करेंगे और K को Y से। तो यहाँ से हम लोग इक्वेशन देख सकते हैं X स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। दैट इज द इक्वेशन ऑफ लोकस। ये इक्वेशन ऑफ लोकस होगा। अब हम आगे इस ज्योमेट्रिकल फिगर के बारे में सीखेंगे। हम लोग को सर्कल एक टॉपिक भी पढ़ना है जिसमें पूरा सर्कल के प्रॉपर्टीज पर बात करते हैं। अभी सिर्फ हम इक्वेशन के लिए बात करते हैं। तो ये सर्कल का इक्वेशन है, फिगर ज्योमेट्रिकल फिगर हमारे सामने है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट P। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट P such that its distance from A 4,3 and B 3,4 is always same। इसका हम लोग इक्वेशन निकालते हैं कि हम इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे लोकस का। ये एग्जाम्पल फर्स्ट जो मैंने लिया था उसी को मैंने क्वेश्चन के फॉर्म में कन्वर्ट किया है ना। देखिएगा इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में दो फिक्स पॉइंट गिवन है। ए का कोऑर्डिनेट है 4,3 और बी का कोऑर्डिनेट है 3,4 और पी वेरिएबल पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट। इस वेरिएबल पॉइंट का हमको लोकस निकालना है इस ज्योमेट्रिकल कंडीशन के साथ कि PA और PB हमेशा बराबर होगा। तो मान लेंगे कि P का जो कोऑर्डिनेट होगा वो H, K है। अब गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ज्योमेट्रिकल कंडीशन इज
condition is OA must be equal to OB. तो OA must be equal to OB ज्योमेट्रिकल कंडीशन मैंने लिख दिया। अब ज्योमेट्रिकल कंडीशन को हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो OA एक्चुअल में डिस्टेंस है, सॉरी OA नहीं, PA इज इक्वल टू PB, क्योंकि वेरिएबल पॉइंट मैंने P को लिया है, PA इज इक्वल टू PB। अब मैं PA का डिस्टेंस फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। तो अंडर रूट ऑफ H माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस K का होल स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हैं K माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ H माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस K माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायरिंग करेंगे दोनों तरफ, और ये लिखा हुआ है H माइनस 4 का होल स्क्वायर K माइनस 3 का होल स्क्वायर, H माइनस 3 का होल स्क्वायर K माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर सकते हैं, आसान कैलकुलेशन है इसका। H स्क्वायर 16 माइनस 8H प्लस K स्क्वायर 9 माइनस 6K इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6H प्लस K स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8K। यहाँ से H स्क्वायर कैंसिल है, K स्क्वायर कैंसिल है, 9 टू 9 16 टू 16। अब H को एक तरफ करेंगे और K को एक साइड लेकर चले जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं 2K इज इक्वल टू 2H, और यहाँ से लिखा जा सकता है K माइनस H इज इक्वल टू 0, और हम लिख सकते हैं H माइनस K इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज रिक्वायर्ड locus is x minus y is equal to 0 is the answer। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। लिखिए क्वेश्चन, if a rod of length L, if a rod of length L slides on rectangular coordinate axis then find the locus of midpoint of rod, रॉड के मिड पॉइंट का लोकस हम लोग को फाइंड आउट करना है। फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द रॉड। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक रेक्टेंगुलर एक्सिस दिया हुआ है, ये रेक्टेंगुलर एक्सिस का लेंथ L है, L इज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर, L इज द लेंथ ऑफ द रॉड जो कि रेक्टेंगुलर एक्सिस पे स्लाइड कर रहा है। स्लाइड करने का मतलब क्या हुआ कि इधर ये ओरिजिन की तरफ जा रहा है या इसका मूवमेंट ओरिजिन की ओर है, ए बेस का। तो अगर ए ओरिजिन से दूर जा रहा है तो बी ओरिजिन की ओर आएगा, है ना। स्लाइडिंग का बेसिक मतलब यही हुआ कि ए का जो कॉर्नर है ये दूर जा रहा है ओरिजिन से। इस बात से हमको विशेष मतलब नहीं है, हमको मतलब ये है कि जैसे जैसे ये शिफ्ट करेगा तो इसका मिड पॉइंट का पोजीशन चेंज होता जाएगा, बट लेंथ ऑफ द रॉड इज नॉट चेंज, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल फिगर ये कैसे भी रहे, इस डायग्राम पे रहे या इस डायग्राम के साथ रहे ए और बी, तो लेंथ जो होगा यहाँ पे एल है तो यहाँ पे एल होगा, लेकिन हमको मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। इस जगह पे मिड पॉइंट जो है एम मान लेते हैं वेरिएबल पॉइंट, और यहाँ पे जो मिड पॉइंट होगा वो इस जगह पे आएगा। तो मिड पॉइंट का जो मूवमेंट हुआ इस पोजीशन से लेकर इस पोजीशन पे हुआ। तो जब मिड पॉइंट का मूवमेंट हो रहा है तो मिड पॉइंट क्या कर्व बनाएगा, उसका इक्वेशन क्या होगा, हम उसको फाइंड आउट करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं वापस से। क्लियर हुआ मूवमेंट ऑफ द मिड पॉइंट का मतलब। अब हम इसको हटाने जा रहे हैं और यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखना, तो वेरिएबल पॉइंट तो हमारे पास यही हो गया, एम इज द वेरिएबल पॉइंट,
पॉइंट। सिर्फ एम वेरिएबल पॉइंट नहीं है, क्योंकि एम जब भी वैरी करेगा तो ए और बी भी वैरी करेगा, लेकिन हमको लोकस किसका निकालना है, ए और बी का नहीं निकालना है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालना है ना। तो मानते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट एच कॉमा के है, वेरिएबल पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग को एच कॉमा के मानना होता है। ये भी वेरिएबल पॉइंट है, इसका भी कोऑर्डिनेट मानते हैं ए कॉमा 0 और इसका कोऑर्डिनेट मानते हैं 0 कॉमा बी। तो अगर मैं यहाँ ध्यान से देखूँ इस क्वेश्चन में, तो एच कॉमा के भी वेरिएबल पॉइंट है, ए और बी भी वेरिएबल पॉइंट है। इसका मतलब है जो मैंने ए का कोऑर्डिनेट लिया है वो ए कॉमा 0, इसमें ए क्या है, वेरिएबल है, और बी में भी जो कोऑर्डिनेट पॉइंट लिया है 0 कॉमा बी, वो क्या है, वो भी वेरिएबल है ना। लेकिन क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको लोकस ए और बी का नहीं निकालना है, हमको लोकस निकालना है मिड पॉइंट ऑफ ए और बी, क्योंकि ए जब वैरी करेगा तो बी भी अपना पोजीशन चेंज करेगा और एम भी अपना पोजीशन चेंज करेगा, लेकिन हमको जो लोकस जज करना है वो मिड पॉइंट एम का लोकस जज करना है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने थर्ड स्टेप में आपको बताया था कि जब भी आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे, अगर उसमें कोई भी एक्स्ट्रा वेरिएबल आ रहा है तो हमको क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान उस एक्स्ट्रा वेरिएबल को एलिमिनेट करना होगा। आइए हम लोग देखते हैं कि कैसे उस एक्स्ट्रा वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। आइए, तो सबसे पहले ए और बी के बीच का जो मिड पॉइंट है एच, इससे हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम से, मिड पॉइंट फॉर्मूला से एच को ए और बी के टर्म में रिलेट कराएंगे, एच और के को। तो देखते हैं, यूज मिड पॉइंट फॉर्मूला, कि मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं किसी भी सेगमेंट का, है ना। तो एच के लिए लिखा जा सकता है 0 प्लस ए बाई 2, और k के लिए लिखा जा सकता है b प्लस 0 बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ कि a इज इक्वल टू 2h एंड b इज इक्वल टू 2k, है ना। तो a जो होगा वो 2h के बराबर होगा, b जो होगा वो 2k के बराबर होगा। मतलब क्या हुआ कि नाउ दिस वेरिएबल इज रिप्लेस बाय h, है ना। लेकिन वो रिलेशन क्या देगा कि a किसके बराबर है, 2h, 0। उसी तरीके से b कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, ये वेरिएबल 0, 2k। अब आइए, ये डिस्टेंस a का किसी भी मूवमेंट पे 2h के बराबर होगा, और ये डिस्टेंस ओरिजिन से किसी भी मूवमेंट पे 2k के बराबर होगा, है ना। अब आइए, अब यहाँ दिख रहा है हम लोगों को कि OAB इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल इन ट्रायंगल AOB बी यूज पैथागोरस थ्योरम। और पैथागोरस थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं OA स्क्वायर OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अब यहाँ हम लोग इसको रिलेट कराएंगे, क्योंकि L हमारे पास गिवन कांस्टेंट है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2h का स्क्वायर प्लस 2k का स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर, और रिक्वायर्ड लोकस इज 4h स्क्वायर 4k स्क्वायर इज इक्वल टू L स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस। इसके बाद इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। लिखिएगा कि अ रॉड ऑफ लेंथ L, a rod of length L, if a rod of length L slides on rectangular axis then find the locus of centroid of the triangle OAB. Locus of centroid of triangle AOB। AOB के ट्रायंगल का हम लोग को लोकस निकालना है। लगभग फिगर सेम है, मैंने क्वेश्चन को बिल्कुल सेम ही रखा है, बस पॉइंट को चेंज कराया है। मतलब पर्पस मेरा इतना ही है इस पॉइंट को चेंज कराने का कि आपको वेरिएबल पॉइंट दिखने लगे
और हम वेरिएबल पॉइंट को दूसरे वेरिएबल के साथ कैसे रिलेशन निकालते हैं वो हम लोग जान जाए, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर रॉड ऑफ लेंथ L दिया हुआ है, अगर मुझे इसका ज़रूरत पड़ेगा तो हम इसका यूज करेंगे, अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगा तो इसका कोई ज़रूरत मतलब फिर इसका ज़रूरत नहीं होगा हमको यूज करने का। जैसे आइए देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि A और B जिसका लेंथ रॉड L है, AB एक रॉड है जिसका लेंथ L है ना, वो रेक्टेंगुलर एक्सिस पे स्लाइड कर रहा है और जब तक ये स्लाइड करेगा तब तक ये ट्रायंगल बनाएगा, है ना। और किसी भी पोजीशन पे इसका एक अपना सेंट्रॉइड होगा। सेंट्रॉइड बेसिकली मीटिंग पॉइंट ऑफ द मीडियंस होता है, तो इसका मीडियन होगा, मीटिंग पॉइंट ऑफ द मीडियन आपको पता चलेगा, ठीक है। तो जब हमारे पास ये सेंट्रॉइड होगा तो हम इस पोजीशन का कोऑर्डिनेट मान लीजिए कि A,0 मानते हैं, 0,B मानते हैं और इसका पोजीशन हमको कोऑर्डिनेट पता है 0,0। उस जगह पे वेरिएबल पॉइंट, पहले क्वेश्चन में वेरिएबल पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ द रॉड AB था, अब जो वेरिएबल पॉइंट है सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल OAB है। जैसे जैसे ये रॉड मूव करेगा इसका पोजीशन चेंज होगा, ट्रायंगल का पोजीशन चेंज होगा तो सेंट्रॉइड का भी पोजीशन चेंज कर जाएगा। तो अब हमको यही इसी बात को सीखना है कि जब सेंट्रॉइड अपना पोजीशन चेंज कर रहा है तो उस कौन सा कर्व लेगा या कर्व का इक्वेशन क्या होगा, किस पाथ पे वो मूव करेगा, ठीक है। आइए मानते हैं कि लेट कोऑर्डिनेट ऑफ G इज इक्वल टू H, K। G का जो कोऑर्डिनेट होगा वो H, K होगा, ठीक है। अब H को अगर हम लोग रिलेट करना चाहें, क्योंकि सेंट्रॉइड के लिए फॉर्मूला जानते हैं, किसी भी ट्रायंगल में A x1/1, B x2/2 और C x3/3 में सेंट्रॉइड के लिए अगर हम लोग फॉर्मूला जानते हैं तो G के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। तो ये चीज़ हम लोग पहले से जानते हैं। तो यहाँ भी सारे कोऑर्डिनेट पता है, A का कोऑर्डिनेट पता है, B का कोऑर्डिनेट पता है, C का कोऑर्डिनेट पता है, H को हम लोग रिलेट करा लेंगे। अब H को जैसे ही हम लोग रिलेट यहाँ पे कराते हैं, देखना है इस बात को, तो हम लिख सकते हैं कि H इज इक्वल टू 0 + 0 + A/3 और A को लिखा जा सकता है 3H और K के लिए लिखा जा सकता है 0 + B/3 और B के लिए लिखा जा सकता है 3K। इसके बाद इसका मतलब क्या हुआ कि A का पोजीशन चेंज हो जाएगा 3H, 0 से। A का कोऑर्डिनेट को हम लोग H और K के टर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं और इसको लिखा जा सकता है 0,3K से। फिर से हमको ट्रायंगल इन ट्रायंगल OAB में, इन ट्रायंगल AOB राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में हम वापस से पाइथागोरस रूल का यूज कर सकते हैं। लिख सकते हैं कि OA² + OB² इज इक्वल टू AB² और OA किसके बराबर होगा 3H का स्क्वायर प्लस OB किसके बराबर होगा 3K का स्क्वायर और AB किसके बराबर होगा L², ठीक है। अब इसको लिखा जा सकता है 9H² 9K² इज इक्वल टू L², ठीक है। और रिक्वायर्ड लोकस इज 9x² 9y² इज इक्वल टू L²। दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेट A 2,-3 एंड B -2,1 be vertices of a triangle ABC. If centroid of triangle moves on the line 2x + 3y is equal to 1, then find the locus of the vertex C. हमको locus of the vertex C निकालना है। अगर हमारे पास A और B गिवन है, A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2,-3, B का कोऑर्डिनेट गिवन है -2,1। C पॉइंट 2D प्लेन में कहीं भी होगा, है ना, 2D प्लेन में कहीं भी होगा। तो C पॉइंट का हमको लोकस निकालना है यदि इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड हमेशा इसी पॉइंट पे लाई करता है, देखना है। मान लेते हैं कि C का जो कोऑर्डिनेट है H, K है और इसका सेंट्रॉइड हमेशा
इसी पॉइंट लाइन पे लाई करेगा। लाइन का इक्वेशन गिवन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1। अब g का हमको सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना, c का लोकस फाइंड आउट करना है, तो सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हम लोग अपने तरफ से मानेंगे अल्फा कॉमा बीटा। अल्फा कॉमा बीटा भी वेरिएबल होगा और c भी वेरिएबल होगा। जैसे जैसे c वैरी करेगा अल्फा बीटा भी वैरी करेगा। तो हम अल्फा बीटा का h कॉमा k के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे और दिए हुए इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो अल्फा बीटा जो पॉइंट है वो लाइन पे लाई करता है। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 1। पहला काम तो सबको क्लियर है ना। अब हमको क्या करना है कि अल्फा बीटा और एच के में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। अल्फा बीटा और एच के में रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए हम लोग सेंट्रॉइड का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अल्फा के लिए लिखा जा सकता है 2 माइनस 2 प्लस h/3 और बीटा के लिए लिखा जा सकता है -3 प्लस 1 प्लस 1 प्लस k/3। और यहाँ से अल्फा का जो मान है वो h के टर्म में आ जाएगा h/3 और बीटा का जो मान है वो k के टर्म में आ जाएगा k-2/3। नाउ पुट अल्फा बीटा इन इक्वेशन 1। इसमें पुट करेंगे 2h/3 प्लस 3 k-2/3 इज इक्वल टू 1। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आएगा 2h प्लस 3 k-2 इज इक्वल टू 3, क्योंकि ये 1 लिखा हुआ है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2h प्लस 3k इज इक्वल टू 9। तो रिक्वायर्ड लोकस इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है। इसके बाद तो यहाँ पे कैलकुलेशन हम लोग देखे हैं, है ना। मैंने आपको फिर से बताया था कि सेंट्रॉइड वैरी करेगा जैसे जैसे c वैरी करेगा। इसका मतलब सेंट्रॉइड का भी कोऑर्डिनेट हम लोग को एज्यूम करना होगा वेरिएबल पॉइंट h के, और इन दोनों में रिलेशन निकालना होगा। रिलेशन निकाल दिया। अल्फा बीटा इस लाइन पे लाई करेगा हमेशा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अल्फा बीटा को उस लाइन से सेटिस्फाई करा दिया। दोनों को सॉल्व करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे और रिक्वायर्ड लोकस का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। अब ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, इसको हम लोग वापस से ट्राई करते हैं। एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, 2 मिनट का समय है। इस क्वेश्चन को लिखिए और इसको कोशिश कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा इक्वेशन सिर्फ चेंज है। यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन लिया था, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1 लिया था, जहाँ पे सेंट्रॉइड लाई कर रहा है। और इस जगह पे जो कर्व लिया जा रहा है, जिस कर्व पे सेंट्रॉइड लाई करता है, वो x/y इज इक्वल टू 1 है, जो कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को इंडिकेट करता है ना। आइए, सिमिलर प्रोसेस है कि ट्रायंगल गिवन है ए बी। ए का कोऑर्डिनेट है 1,2, बी का कोऑर्डिनेट है 2,1 और सी का कोऑर्डिनेट, सी का लोकस हमको निकालना है h, लेकिन ये जो लोकस है वो किसी न किसी कर्व x/y इज इक्वल टू 1 पे लाई करता है। तो मानते हैं कि अल्फा बीटा सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1, क्योंकि अल्फा बीटा जो सेंट्रॉइड है वो हमेशा कर्व पे लाई करता है, कर्व x/y पे लाई करता है। इसके बाद फिर से सिमिलर रिलेशन निकालना होगा। अल्फा के लिए क्या लिखा जा सकता है? अल्फा के लिए सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट 1 प्लस h प्लस 2/3 और बीटा के लिए लिखा जा सकता है सम ऑफ द y कोऑर्डिनेट k प्लस 2 प्लस 1/3 और अल्फा लिखा जा सकता है h प्लस 3/3, बीटा लिखा जा सकता है k प्लस 3/3, है ना। अब अल्फा बीटा को इसमें पुट करते हैं, h प्लस 3/3 k प्लस 3/3 इज इक्वल टू 1। तो हम इसको लिख सकते हैं h प्लस 3
k प्लस 3 इज इक्वल टू 9। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको, देखिएगा h के प्लस 3h प्लस 3k है ना, 3h प्लस 3k और प्लस 9 इज इक्वल टू 9। 9 से 9 कैंसिल और लिखा जा सकता है रिक्वायर्ड लोकस एज x बाई प्लस 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ कोऑर्डिनेट ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट p एज a sec थीटा b tan थीटा वेयर थीटा इज अ वेरिएबल क्वांटिटीज देन फाइंड द लोकस ऑफ p। p का हमको लोकस निकालना है। अगर p का कोऑर्डिनेट वेरिएबल पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है ना, तो p का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है a sec थीटा b tan थीटा के टर्म में, तो हम लोग मानेंगे कि लेट कोऑर्डिनेट ऑफ द वेरिएबल पॉइंट इज h कॉमा के, और ये कोऑर्डिनेट और गिवन कोऑर्डिनेट क्या है, गिवन p इज इक्वल टू a sec थीटा कॉमा b tan थीटा। तो ये दोनों तो सेम ही पॉइंट का कोऑर्डिनेट माना हुआ है, बस ये h k के टर्म में माना हुआ है, ये sec थीटा और b tan थीटा के टर्म में माना हुआ है। तो h को हम a sec थीटा से रिलेट कराएंगे और k को b tan थीटा से। तो h के लिए लिख सकते हैं a sec थीटा और b k के लिए लिखा जा सकता है b tan थीटा है ना। तो sec थीटा के लिए लिखा जा सकता है h बाई tan थीटा के लिए लिखा जा सकता है k बाई b। अब आइए, ये रिलेशन आ गया sec थीटा और tan थीटा के बीच का। थीटा हमारे पास वेरिएबल क्वांटिटीज है जो कि एक्स्ट्रा वेरिएबल है, इसको एलिमिनेट करना है। इसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग जानते हैं वी नो डैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इस रिलेशन में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और रिक्वायर्ड लोकस जो आएगा, रिक्वायर्ड लोकस इज x स्क्वायर बाई a स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बाई b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द रिक्वायर्ड लोकस। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, इसी तरीके से हमको सॉल्व करना है। यहाँ पे भी जो वेरिएबल पॉइंट दिया हुआ था उसका कोऑर्डिनेट ट्रिग्नोमेट्रिक कोऑर्डिनेट लिया हुआ था a sec थीटा b tan थीटा। इस क्वेश्चन में जो कोऑर्डिनेट लिया हुआ है वो अलजेब्रिक कोऑर्डिनेट लिया हुआ है t प्लस 1/t एंड t माइनस 1/t। प्रोसेस बिल्कुल सेम है, आप चाहो तो खुद से भी ट्राई कर सकते हो, इसको आप ट्राई कीजिएगा। आइए, यहाँ फिर से हम लोग एज्यूम करेंगे कि वेरिएबल पॉइंट का कोऑर्डिनेट h कॉमा k है ना, और गिवन है p t प्लस 1/t और t माइनस 1/t। ठीक है, वापस से सेम प्रोसेस, h को हम t प्लस 1/t से रिलेट कराएंगे, h इज इक्वल टू t प्लस 1/t और k इज इक्वल टू t माइनस 1/2। ठीक है, ये दोनों रिलेशन हम लोग यहाँ पे लिख लिए दिए हुए कोऑर्डिनेट्स। अब हमारे पास ये काम है कि यहाँ पे जो t है वो t वेरिएबल के टर्म में क्वेश्चन दिया हुआ था। थीटा को एलिमिनेट करने के लिए हम लोगों ने फार्मूला यूज किया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन में हमको ये सोचना होगा कि हाउ टू एलिमिनेट t। मैं ऐसा क्या मैनिपुलेशन करूँ, मैथमेटिकल मैनिपुलेशन यहाँ पे क्या करूँ, कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँ कि t एलिमिनेट हो जाए। तो इस जगह पे हम ये देख रहे हैं कि अगर मैं इसको स्क्वायरिंग करके डिफरेंस ले लूँ, इसका स्क्वायरिंग और इसका स्क्वायरिंग करके डिफरेंस ले लेता हूँ, है ना, तो हमारे पास t एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों ऐसा, क्योंकि देखते हैं, देखिएगा, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ h स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर 1/t स्क्वायर प्लस 2, और k स्क्वायर के लिए लिखा जा सकता है t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2, है ना। अब जैसे ही मैं इसका डिफरेंस लूँगा, डिफरेंस करने का मतलब हम लोग जानते हैं, तो ये जो t का टर्म है वो एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और इक्वेशन बनेगा
h square minus k square is equal to 4. So required locus is x square minus y square is equal to 4 is the answer. Next question, the end point of the hypotenuse of a right angle triangle are 6, 0 and 0, 6. Find the locus of third vertex. इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला तो ये दिया हुआ है, एक्चुअल डायग्राम एक्चुअली हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं रफली। तो 6, 0 एक्स एक्सिस पे लाई करेगा और 0, 6 बाई एक्सिस पे लाई करेगा। तो 6, 0 और 0, 6 ये ए और बी दो पॉइंट है, फिक्स पॉइंट है। 6, 0 क्योंकि कोऑर्डिनेट दे दिया है तो ये फिक्स पॉइंट है ना। अब ये वैरी नहीं कर रहा है, स्लाइड नहीं कर रहा है। पुराने क्वेश्चन की तरह इसको जाकर हमको नहीं सोचना है कि ये स्लाइड कर रहा है। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि दो फिक्स पॉइंट ए बी है जिसका कोऑर्डिनेट है 6, 0 और 0, 6। सी थर्ड वर्टेक्स जो है इसका वो इस तरीके से वैरी करता है कि वो ए बी पे हमेशा 90 डिग्री बनाए, है ना। तो मान लीजिए कि यहाँ पे हमने इसका थर्ड वर्टेक्स लिया, सी इज द थर्ड वर्टेक्स, और ये इस तरीके से मूव कर रहा है कि दिस इज ऑलवेज एट अ राइट एंगल, है ना। तो मानते हैं कि इसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट सी है, इसका कोऑर्डिनेट एच, के। तो लेट मेथड 1 है ये, सी का जो कोऑर्डिनेट होगा वो एच, के होगा, ठीक है। अब एच, के जब मैंने सी का कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ तो ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ए बी सी हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होगा, है ना। तो इसको हम लोग पाइथागोरस रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस रूल ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर, और ए सी स्क्वायर लिखा जा सकता है एच माइनस 0 का होल स्क्वायर, एच माइनस 6 का स्क्वायर, के माइनस 0 का स्क्वायर। बी सी स्क्वायर लिखा जा सकता है एच माइनस 0 का स्क्वायर, के माइनस 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर लिखा जा सकता है 0 माइनस 6 का स्क्वायर और 6 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और जो भी इक्वेशन आएगा वो लोकस का इक्वेशन होगा। जैसे इसको सॉल्व कीजिएगा तो एच स्क्वायर 36 माइनस 12h, इसको सॉल्व करने के बाद के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12k इज इक्वल टू 36 प्लस 36, तो 36 कैंसिल आउट, 36। इसको हम लोग लिख सकते हैं एच स्क्वायर 2h स्क्वायर 2k स्क्वायर, एच स्क्वायर के स्क्वायर 2k स्क्वायर माइनस 12h माइनस 12k इज इक्वल टू 0, और इसको लिखा जा सकता है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 6h माइनस 6k इज इक्वल टू 0। सो रिक्वायर्ड लोकस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 0 इज द आंसर। आइए, तो सबसे पहले मैं इसको पाइथागोरस से सॉल्व कर रहा था क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम काफ़ी बेसिक है ना। इसका दूसरा मेथड भी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, मेथड 2, उसका भी डिस्कशन करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें स्लोप निकालने के लिए जानते होंगे कि हाउ टू फाइंड स्लोप बिटवीन 2 पॉइंट्स। जैसे अगर मैं यहाँ पे ये बोलता हूँ कि इसी क्वेश्चन में हमारे पास एक और रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है कि BC और AC परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप ऑफ BC अगर मैं कैलकुलेट करूं
स्लोप ऑफ AC अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, स्लोप ऑफ BC, स्लोप ऑफ AC कैलकुलेट करता हूँ, तो राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग ये चीज़ जानते हैं, क्योंकि BC परपेंडिकुलर टू AC, इसका मतलब क्या हुआ कि स्लोप ऑफ BC इंटू स्लोप ऑफ AC का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा -1 होगा। ये बात अगर आप जानते हैं तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 होता है। अब हम BC के बीच का स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप निकालने के लिए जो हमारे पास मेथड होता है या तरीका होता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, मतलब y पोजीशन का चेंज और x पोजीशन का चेंज। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ से भी देख सकते हैं। और इसके बाद वाले टॉपिक में हम लोग स्ट्रेट लाइन में स्लोप निकालने का तरीका सीखेंगे, है ना। अगर स्लोप ऑफ BC के लिए बात करते हैं तो चेंज इन y कोऑर्डिनेट, मतलब क्या हुआ कि k-6 और h-0। दूसरा स्लोप ऑफ AC के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो चेंज इन y के लिए लिख सकते हैं k-0 और h-6, है ना। और इसका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? -1 के बराबर होगा। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, इसको सॉल्व करके लिखिएगा तो k² - 6k, और इसको लिखा जा सकता है -h² + 6h, और इसको लिख सकते हैं h² + k² 6h 6k = 0। इसका मतलब रिक्वायर्ड लोकस इज x² y² -6x -6y = 0। सेम रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है। तो हम इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। स्लोप के फॉर्म में बताने का मेरा पर्पस ये है कि बहुत सारे बच्चे स्लोप निकालने के लिए जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि प्रोडक्ट बिटवीन if two lines are perpendicular to each other, then product of its slope is equal to -1, and two lines are parallel to each other, then the slope of both lines are same। ठीक है, उसी चीज़ का हम यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया।